अपनी जेब में रखे उस छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े के बारे में सोचिए। क्रेडिट कार्ड। लगता तो बड़ा सीधा साधा है ना? बस टैप किया और काम हो गया। लेकिन असल में इस मामूली से दिखने वाले कार्ड के पीछे एक पूरी की पूरी जटिल और दिलचस्प दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए आज इसी के गुप्त जीवन से पर्दा उठाते हैं। किसी भी दुकान पर ये सवाल तो हम सबने सुना ही है, पेमेंट कैश में करेंगे या कार्ड से। और ये सिर्फ पेमेंट का एक तरीका चुनने की बात नहीं है, असल में ये एक मनोवैज्ञानिक चुनाव है। जब भी कोई क्रेडिट कार्ड चुनता है तो उसके दिमाग में कुछ बहुत ही दिलचस्प चल रहा होता है। इसे समझने के लिए पेन ऑफ पेइंग यानी भुगतान का दर्द का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब हम बटुए से नोट निकाल कर देते हैं तो हमें सच में कुछ खोने का, जेब से कुछ जाने का दर्द महसूस होता है। लेकिन कार्ड स्वाइप करना, वो तो बस एक हल्की सी हरकत है जो हमें उस नुकसान के एहसास से काफी दूर कर देती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। हमारे दिमाग में इंसुला नाम का एक हिस्सा होता है जो शारीरिक दर्द को प्रोसेस करता है। जब हम कोई महंगी चीज का प्राइस टैग देखते हैं तो ये हिस्सा एक्टिव हो जाता है और हमें खर्च करने से रोकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वो ठीक एक पेन किलर की तरह काम करता है जो इस दिमागी दर्द को कम कर देता है, और हम वो चीज भी खरीद लेते हैं जिस पर शायद थोड़ा सोचना चाहिए था। तो ये तो हुई दिमाग की बात। अब उस मनोवैज्ञानिक पल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे ही कार्ड टैप होता है, पर्दे के पीछे कौन सी विशाल और अदृश्य तकनीकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये सोचना ही कमाल है। जिस 1 सेकंड में पेमेंट होती है, ठीक उसी पल में सारा डेटा पूरी दुनिया में एक बहुत ही तेज रफ्तार सफर पर निकल पड़ता है। ये किसी हाई स्पीड डेटा रिले रेस की तरह है जो हमें कभी दिखाई ही नहीं देती। और इस रेस में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी है जिसे कहते हैं पेमेंट गेटवे। आप इसे एक भरोसेमंद और सुरक्षित डिजिटल मैसेंजर समझ सकते हैं। इसका काम बस इतना है कि ये ट्रांजैक्शन की जानकारी को दुकान की मशीन से उठाकर सुरक्षित तरीके से आगे प्रोसेसर तक पहुंचा दे। चलिए इस तेज रफ्तार सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही पेमेंट होती है, आपकी जानकारी दुकान की मशीन से निकलकर वीजा या मास्टरकार्ड जैसे नेटवर्क से होते हुए सीधे आपके बैंक के पास पहुंचती है। वहां बैंक से बस एक सवाल पूछा जाता है, क्या इस खाते में पर्याप्त पैसे हैं और क्या ये लेन देन असली है? आपका बैंक पलक झपकते ही फैसला लेता है। अगर सब ठीक है तो हाँ का सिग्नल उसी रास्ते से वापस दुकान की मशीन तक पहुंच जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दिन के आखिर में सारे ट्रांजैक्शंस का निपटारा होता है, बैंकों के बीच असली पैसों का लेन देन होता है और फिर जाकर ये आपकी महीने की स्टेटमेंट में दिखाई देता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है, बिल्कुल एक अदृश्य फाइनेंशियल डांस की तरह। लेकिन एक मिनट, ये सब तो तब होगा ना जब किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो। बैंक ही फैसला कैसे करता है कि किसी को कार्ड देना भी है या नहीं? यहीं पर आती है वो एक चीज जिसके बिना क्रेडिट कार्ड का वजूद ही नहीं है, क्रेडिट स्कोर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी की वित्तीय साख की पहचान है। सच कहूं तो क्रेडिट स्कोर ने लोन देने का पूरा खेल ही बदल दिया है। पहले जहां लोन कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित था, वहीं क्रेडिट स्कोर ने इसे बहुत सारे लोगों के लिए मुमकिन बना दिया है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये 1830s के दशक में शुरू हुई, जब व्यापारी आपस में ग्राहकों के पेमेंट रिकॉर्ड शेयर करते थे। फिर 1956 में फाइको कंपनी बनी और 1958 में पहली स्कोरिंग सिस्टम आई। लेकिन असली बूम तो 1990s के दशक में आया, जब अमेरिका में मॉर्गेज के लिए इसे जरूरी कर दिया गया और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गया। और इस एक बदलाव का असर जमीन आसमान का फर्क था। स्कोरिंग से पहले लोन देना एक बहुत ही धीमी, महंगी और मैनेजर के मूड पर निर्भर करने वाली प्रक्रिया थी। लेकिन स्कोरिंग के बाद ये पूरी तरह से ऑटोमैटिक, तेज, सस्ती और आंकड़ों पर आधारित हो गई। इसने लोन देना आसान बना दिया। तो क्रेडिट ने लोन लेना तो आसान कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, हर ताकतवर चीज की तरह ये भी एक दोधारी तलवार है। इसके फायदे बहुत बड़े हैं तो इसके साथ आने वाले खतरे भी उतने ही गंभीर हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अकेले भारत में ही 10 करोड़ 80 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल में हैं। ये विशाल संख्या दिखाती है कि क्रेडिट कार्ड हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ का कितना अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो देखिए, सिक्के का एक पहलू तो ये है कि इससे क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि ज्यादा खर्च करने का लालच बढ़ता है, कर्ज का जाल बन सकता है और ऊंची ब्याज दरें एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं।
फेडरल रिजर्व के एक अर्थशास्त्री ग्लेन कैनर कहते हैं कि असल में क्रेडिट का लोकतंत्रीकरण हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि क्रेडिट अब कुछ खास लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। अब ज्यादा लोगों के पास पढ़ाई, बिजनेस या दूसरे जरूरी कामों के लिए पैसा उपलब्ध है। और यहीं पर क्रेडिट का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ इसने लोगों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर्ज तक आसान पहुंच की वजह से दिवालिया होने के मामले भी बढ़े हैं। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिससे हम बच नहीं सकते। तो जब इतनी सारी चीजें दांव पर लगी हों तो सुरक्षा का सवाल तो आएगा ही। इस जटिल फाइनेंशियल दुनिया में हम सबको सुरक्षित रखने के लिए टेक्नोलॉजी भी लगातार बेहतर हो रही है। चलिए देखते हैं कि पैसों को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। ये ना एक तरह की तकनीकी दौड़ है। एक तरफ धोखाधड़ी करने वाले नए-नए तरीके निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे डिजिटल बटुए को बचाने वाले सुरक्षा कवच भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। आज हमारे पास कई तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि कार्ड में लगी EMV चिप, जो हर बार एक नया यूनिक कोड बनाती है, जिससे कार्ड की कॉपी बनाना नामुमकिन हो जाता है। फिर है टोकनाइजेशन, जो असली कार्ड नंबर की जगह एक बेकार सा टोकन इस्तेमाल करता है। और OTP यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर एक ही जगह आता है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, जो मौके भी बना सकता है और मुसीबत भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस ताकतवर टूल का इस्तेमाल समझदारी से कर रहे हैं? क्या इसका कंट्रोल वाकई में हमारे हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना है।